नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं दोस्तों। एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी पूरी है और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ध्यान से इन प्रश्नों को देखिएगा। और मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि आज भी मैं 29 प्रश्नों का जो जवाब है मैं दूंगा, उन प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन जो 30वां प्रश्न है आपका 30th जो क्वेश्चंस है वो आपके ऊपर रहेंगे। मैं केवल और केवल इसीलिए ये सब कुछ कर रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी कहाँ तक है ये मैं देखना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप वीडियोस को ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और 30वां प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ही है और यही तय करेगा कि आप लोगों की आने वाली एग्जाम्स निकलेंगी कि नहीं निकलेगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर इन अफवाहों पर आप यकीन कर रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद एग्जाम्स निकलना बहुत कम हो जाएंगी, तो इन अफवाहों को ध्यान मत दीजिए, दिमाग से बिल्कुल इस बात को निकाल दीजिए। बल्कि मैं बोल रहा हूं कि इस लॉकडाउन के बाद एग्ज़ाम्स निकलना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगी। इसीलिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी जारी रखें, और जो लोग ये मान के बिल्कुल जिन्होंने तैयारी बंद कर दी है कि एग्ज़ाम नहीं आएगी, वो लोग भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इतना विनम्र तो मैं कभी हुआ ही नहीं जितना आज हो रहा हूँ कि आप लोग भी तैयारी शुरू कर दें दोस्तों। और इसीलिए हम लोग आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सब सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी खुद के लिए मेहनत करें और पढ़ना शुरू कर दें दोस्तों। आइए दोस्तों, आज के इस इकोनॉमिक्स के वीडियो के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो फटाफट से एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट भी कर दें दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले एक शेयर हो जाए दोस्तों कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, और हमें देखकर शर्माओ तो शर्माने की दात भी दें, आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या होगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों SEBI के द्वारा ये स्टॉक बाजार और विनियम का पर्यवेक्षण किया जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किया जाता है। चलिए फटाफट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ये किया जाता है। वर्तमान में पंचवर्षीय योजना से संबंधित संस्था जो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास अनुषंगी इतलाब का कर किस बजट में प्रस्तुत किया जाता है। फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है 2005-06 में प्रस्तुत किया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 1949 में किया गया था। पीसी महालनोबिस जो आपके पीसी महालोबिनिस थे, उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और दोस्तों डॉक्टर गाडगिल और BKRB उसके राव भी जो थे उसके सदस्य थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी बॉडी विश्व व्यापार संगठन से संबंधित नहीं है। फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों विनिमय दर प्रबंधन बॉडी जो है वो उससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों प्रकलन जो समिति है वो आपका नहीं
उससे संबंधित जो उसका प्रतिनिधित्व नहीं होता है। जो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम जो समिति है, ये सब ऐसी समिति हैं जो आपकी लोकसभा की स्थायी समितियां हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको। जो लोक लेखा समिति है, जो मैं ये जो है आपकी ये जो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति है, जो ये तीनों जो समितियां हैं, ये आप लोगों की जो समितियां हैं वो आप लोगों की स्थायी समितियां हैं, लोकसभा की स्थायी समितियां हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा जाता है? फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, 17। दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी में तो लिखाया जाता है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी के साथ 15 और भाषाएं रहती हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस 15 भाषाएं और रहती हैं जिनके उस पर वो लिखाया जाता है, इसलिए टोटल मिलाकर 17 भाषा हो जाती हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित सेक्टर में से किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, पारिवारिक क्षेत्रक में की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है। किसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब उत्पादन की औसत एसी घटती है तब उत्पादन की सीमांत लागत क्या होती है? औसत लागत से कम हो जाती है। जो एवरेज कॉस्ट है उससे कम हो जाती है जब आपकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, इस्पात उद्योग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा आर्थिकेतर वस्तु का उदाहरण नहीं है? फटाफट बताएंगे। जो आपका नॉन इकोनॉमिक गुड्स का उदाहरण कौन सा नहीं है? माता की सेवा। माता की सेवा जो है वो माता की सेवा परमो धर्म है और वो आर्थिकेतर वस्तु नहीं है, यानी कि नॉन इकोनॉमिक गुड्स के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों हिल्टन यंग कमीशन के सलाह पर उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया था, और जो कि 1 अप्रैल, ये भी ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 में। सेबी का गठन कब हुआ? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। सेबी का गठन कब हुआ था? चलिए इसका उत्तर है अप्रैल 1988 में। अब अगर तारीख भी याद रखना है अपने को, तारीख भी याद रखिएगा कि 12 अप्रैल को ये हुआ था। 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। इसे भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से गैर वैधानिक निकाय के रूप से गठित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों आरबीआई द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों सीडी देशमुख जो थे वो भारतीय मूल के पहले गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के, जबकि जो प्रथम गवर्नर ऑसरबन स्मिथ थे वो एक अंग्रेज थे। अगर अंग्रेज का पूछा जाए तो ऑसरबन स्मिथ। क्या है? ऑसरबन स्मिथ का नाम याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है। फटाफट आंसर बताएंगे। शिथिल काल कब होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में? जनवरी जून में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति कब शुरू की गई? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। 1987 से 1988 में जो है वो आपका समझौता ज्ञापन यानी MOU की शुरुआत की गई थी। इसकी अनुशंसा अर्जुन सेन गुप्ता समिति ने अपने रिपोर्ट में 1984 में ही रख दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों ट्रेजरी बिल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फटाफट आंसर बताएंगे। विस्फीति कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नीली और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
क्योंकि सरल प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। उत्तर बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर है मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग। मत्स्य पालन से नीली और डेयरी उद्योग से श्वेत क्रांति संबंधित है। चलिए, यदि पेप्सी की कीमत कोक तथा 7-अप की कीमत की तुलना में घट जाए तो, चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कि पेप्सी की कीमत जो है अगर कोक और 7-अप से उसकी कीमत की तुलना में घट जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोक तथा 7-अप की मांग घट जाएगी। मतलब जो है आपका कोक और 7-अप की मांग घटेगी तो पेप्सी की कीमत भी घट जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की राजकोषीय नीति में निम्न में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? फटाफट उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियम नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किसी मुद्रा के अधिकालीन का अर्थ है मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना। फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों उच्चतर स्तर पर निर्धारित करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर पर यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों छोटे जोत क्षेत्र से। चलिए अगला प्रश्न है। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित की गई है। लघु उद्योग मतलब क्या? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर है ये कि मशीनों और उपकरणों में निवेश करना, उस पर डिपेंड करता है। जो मशीन है और उपकरणों में निवेश करते हैं उनको लघु उद्योग की परिभाषा यानी लघु उद्योग में शामिल किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। उधार ली गई निधि के प्रयोग के लिए दिए गए ब्याज को क्या कहते हैं? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। ब्याज दर की साधारण दर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं 1। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आय तथा रोजगार सिद्धांत किसे कहते हैं? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को आपका आय तथा रोजगार सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो ये समष्टि अर्थशास्त्र है ये वो ऐसी ब्रांच है जिसमें समुच्चय का विश्लेषण संपूर्ण अर्थशास्त्र के संदर्भ में किया जा सकता है। दोस्तों ये जो अर्थशास्त्र है इसमें समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन भी किया जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, और आखिरी प्रश्न यानी आपकी जवाबदारी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि आखिरी प्रश्न आ गया है और इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और मैं केवल और केवल बस इतना ही देखना चाहता हूं कि आप लोग की तैयारी कहां तक चल रही है, आप वीडियो को कहां तक देख रहे हैं, कैसा आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं कि भी नहीं हैं। इसीलिए आखिरी वीडियो का वीडियो का आखिरी जो प्रश्न है उसका उत्तर आप लोगों को देना है। और आखिरी प्रश्न ये रहा आपके सामने कि आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है। चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। इस वीडियो को अंत करते हैं, यहीं पर मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ रोचक कुछ क्रिएटिव प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं आप लोगों से कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी करते हुए चले। मैं सलाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।